हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडिंग सारथी। आज हम लोग इस वीडियो में 13 अप्रैल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर से रिलेटेड अपडेट मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मालदीव्स मालदीव एक बार फिर से न्यूज में है क्योंकि जो मालदीव के करेंट प्रेसिडेंट मोहम्मद म्यूजू, जो वहाँ के करेंट प्रेसिडेंट है, उनका पार्टी का पूरा कैंपेन ही था इंडिया आउट से रिलेटेड। तो इंडिया आउट रिलेटेड कैंपेन था जो कि अब उन्हें बैकफायर कर रहा है। क्योंकि पिछले साल आपको अगर याद हो कि पीएम मोदी जब लक्षद्वीप आइलैंड पर गए थे तो मालदीव की तरफ से आपत्तिजनक टिप्पणी आई थी। वहाँ का जो 3 मिनिस्टर थे उन्होंने इंडिया को मॉक किया था, प्राइम मिनिस्टर को मॉक किया था। तो उससे वो उसके बाद उनको मालदीव गवर्नमेंट के द्वारा मिनिस्ट्री से सस्पेंड भी कर दिया गया था। तो लेकिन उसके बाद इंडिया में बाइकॉट मालदीव टूरिज्म से रिलेटेड कई एक ट्विटर पे ट्रेंड हुए और उसके बाद मालदीव में इंडियन टूरिस्ट के जो नंबर्स है उसमें भारी कमी आई। तो मालदीव एक छोटा टापू देश है और वो टूरिज्म पे उसका उनका इकोनॉमी चलती है। वहाँ का लगभग 10% पॉपुलेशन के आसपास टूरिज्म पे ही बेस्ड हैं। टूरिज्म से उनको एम्प्लॉयमेंट मिलती है। लेकिन जैसे ही इंडिया का जब टूरिज्म इंडियन पीपल जब वहाँ पे जाना बंद कर दिए, इंडियन इन्फ्लुएंसर वहाँ पे जाना बंद कर दिए, तो अब क्या है कि मालदीव का इकोनॉमी जो है सो सेकंड कर रही है। इकोनॉमी इकोनॉमिक प्रॉब्लम वहाँ पे क्रिएट हो रही है। तो अब मालदीव के गवर्नमेंट ये बोली है कि हम इंडिया के रोड्स पे रोड शो करेंगे ताकि इंडियन पीपल को हम मालदीव ले आएँ एज़ ए टूरिस्ट। तो मालदीव अब रोड शो करेगी इंडिया में ताकि वो टूरिज़्म को बैक कर सके, इंडियन टूरिस्ट को वापस ला सके। तो इससे रिलेटेड ये अभी न्यूज़ में था कि मालदीव अभी रोड शो करेगी। फिर इन्फ्लुएंसर जो कि यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे जो इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को, उनको बुलाएगी और फिर से इंडियन टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए मालदीव अब इनिशिएटिव लेना स्टार्ट कर दिया है। तो मालदीव एक बार फिर से न्यूज़ में है, तो ये ध्यान रखिएगा। पहले भी कुछ दिन पहले भी ये मालदीव इंडिया से इसेंशियल फूड आइटम जैसे कि राइस, एग, व्हीट, ये रिक्वेस्ट किया था, मांगा था, क्योंकि अभी वर्ल्ड में फूड का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। तो इंडिया इतना प्रॉब्लम होने के बाद भी कोई भी देश किसी को फूड रिलेटेड आइटम एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन इंडिया फिर भी मालदीव को एक्सपोर्ट किया। तो अब मालदीव के पीपल भी समझ रहे हैं कि इंडिया उनका इम्पोर्टेंट एलाइज है। और म्यूजू को जो पार्टी है मोहम्मद म्यूजू का, जिनका इंडिया आउट कैंपेन था, वो भी अब समझ रहे हैं कि इंडिया इम्पोर्टेंट एलाई है और अपना वो टोन भी चेंज कर रहे हैं। और अब बोल रहे हैं कि इंडिया एक हमारा इम्पोर्टेंट एलाई है और हमारा डीप पार्टनरशिप है विथ इंडिया। चलते हैं अब एमसीक्यू पे। आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से रिलेटेड। विथ रेफरेंस टू द एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है, इट इज ए रेगुलेटरी बॉडी दैट इन्फोर्स इन्वायरमेंटल लॉ। सेकेंड स्टेटमेंट है, इट इज बाउंड बाय द प्रोसीजर लेड डाउन अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। थर्ड है, एन ऑर्डर, डिसीजन, अवार्ड ऑफ ट्रिब्यूनल इज एग्जीक्यूटेबल एज ए डिग्री ऑफ सिविल कोर्ट। तो बताना है तीनों स्टेटमेंट में से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। एनी वन, एनी टू, ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। यहाँ पे ऑप्शन ए, एनी वन, क्योंकि थर्ड स्टेटमेंट केवल सही है, बाकी दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट गलत है कि ये रेगुलेटरी बॉडी नहीं है। ये कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है बल्कि ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है। तो ये कोई भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो डिस्प्यूट होती है उस पे ये जजमेंट प्रोवाइड करते हैं और बाइंडिंग इन ऑर्डर होता है। आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं विद इन 90 डेज। और वहीं अगर सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो ये कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के तहत कोई भी ये बंधा हुआ नहीं है, बाउंडेड नहीं है। इनका अपना ही लॉ एंड रेगुलेशन है एनजीटी का, और ये काम करती है नेचुरल जस्टिस पे।
तो सेकंड स्टेटमेंट भी गलत हो गया। अगर हम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात करें तो ये सबसे पहले 2010 में बनाया गया था नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट के तहत, जो कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट से रिलेटेड मामले को देखती है। जो भी केस होता है इन्वायरमेंट से रिलेटेड, ये एनजीटी ही देखती है। अगर इसका स्ट्रक्चर हम देखें एनजीटी का, तो एक चेयर में पर्सन होते हैं और जुडिशियल मेंबर एंड एक्सपर्ट मेंबर भी इसके साथ होते हैं। तो एक चेयरमैन और जुडिशियल मेंबर और एक्सपर्ट मेंबर का जो नंबर है, कम से कम एटलीस्ट 10, एटलीस्ट 10 होने चाहिए या मैक्सिमम 20। तो जो जुडिशियल मेंबर और एक्सपर्ट मेंबर है वो एटलीस्ट 10 एंड 20 मैक्सिमम। चेयरपर्सन का जो चुनाव है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। जो अभी डीवाई चंद्रचूड़ जिस पोस्ट पे चीफ जस्टिस, उन्हीं के द्वा उस चीफ जस्टिस के द्वारा ही चेयरपर्सन का चयन किया जाता है। वहीं अगर एक्सपर्ट मेंबर और जुडिशियल मेंबर की बात करें, तो उसके लिए सिलेक्ट कमिटी अपॉइंट किया जाता है और वो चुनती है कि कौन होंगे जुडिशियल मेंबर और एक्सपर्ट मेंबर। और सारे सभी का टर्म जो होता है 5 साल होता है और वो एलिजिबल नहीं होते फिर से रीअपॉइंट के लिए। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। अगर पावर की बात करें तो ये कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के तहत कोई भी बाउंड नहीं है, ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के तहत काम करती है। और ये प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये ध्यान रखती है कि जो भी डेवलपमेंट हो रही है वो सस्टेनेबली हो, ताकि इन्वायरमेंट को भी हम प्रोटेक्ट करते हुए डेवलपमेंट कर सकें। तो ये प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरह काम करती है। अगर एनजीटी का अगर हम कोर्ट ऑर्डर के देखें तो ये रिलीफ भी प्रोवाइड करती है, कंपनसेशन भी। अगर कोई भी इन्वायरमेंटल डैमेज हुआ है तो उसके लिए कंपनसेशन का भी ऑर्डर पास कर सकती है। ये जेल भी दे सकती है, कंपनसेशन भी दे सकती है, या दोनों दे सकती है, जेल टर्म्स एंड फाइन। तो ये एक सिविल कोर्ट की तरह काम करती है और इसका कोई भी डिसीजन जो होगा, ऑर्डर होगा, वो आप सुप्रीम कोर्ट में ही फाइल कर सकते हैं, व्यू भी 90 दिन के अंदर में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पावर एंड फंक्शन है एनजीटी का। अगर एनजीटी की सीटिंग देखें तो ये 5 जगह पे एनजीटी बैठती है। पहला है न्यू दिल्ली, दूसरा भोपाल, पुणे, कोलकाता एंड पाँचवाँ है चेन्नई। तो ये 5 जगह जो है सिर्फ सीटिंग होती है, बैठती है एनजीटी। अगर एनजीटी का हम लॉ देखें कि किन-किन लॉ पे ये काम करती है, तो ये टोटल 7 लॉ हैं जिस पे एनजीटी नज़र रखती है, रिलेटेड टू पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, एयर पॉल्यूशन, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991। तो ये 7 लॉ को ये ध्यान में रखती है और इससे बाइंड रहती है और इसी पे इससे रिलेटेड जो भी केसेज़ होते हैं सो एनजीटी डील करती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिक्स रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? पहला है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, बी है वर्ल्ड बैंक, सी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड एंड डी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो बताना है कि ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिक रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? यहाँ पे ऑप्शन डी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज किया जाता है और अभी जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार जो 2023 में टोटल जो ट्रेड से रिलेटेड है उसमें कमी देखने को देखा गया था। तो गुड्स का ट्रेड में कमी आया था, लगभग 6% के आसपास ग्लोबल ट्रेड में कमी आई थी रिलेटेड अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। अगर हम रीजन देखें इस रिपोर्ट में जो बताया गया है, पहला है पनामा कैनाल। पनामा कैनाल में क्या हुआ था कि वहाँ पे जो फ्रेश वाटर है, उस कैनाल में पानी की कमी हो गई थी, जिसके कारण जो मर्चेंट वेसल है, उस रूट को अपनाने से बच रही थी, क्योंकि उसमें जो बड़े-बड़े मर्चेंट वेसल है, वो स्टक करने का डर था। तो पनामा कैनाल में पानी की कमी होने के कारण, जो कि टोटल ग्लोबल ट्रेड का 6% पनामा कैनाल से होकर के गुजरती है, तो उसमें भी कमी आई थी ड्यू टू फ्रेश वाटर स्कार्सिटी। वहीं अगर स्वेज कैनाल की बात करें, जो कि टोटल रेड सी से जो मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट करती है स्वेज कैनाल, तो उस वो जो टोटल ग्लोबल ट्रेड का 12% हैंडल करती है और उसमें जब से इज़राइल और हमास में
वॉर चल रही है, तो उसके बाद यमन के हूथी रिबेल्स है, वो मर्चेंट वेसल को अटैक कर रहे हैं, तो जिसके कारण भी ट्रेड में कमी आई है, ग्लोबल ट्रेड में कमी आई है। तो ये 2 कारण बताया गया है अगर 2023 में हम ग्लोबल ट्रेड में रिडक्शन कमी की बात करें तो। तो ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइज़ेशन के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। अगर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइज़ेशन की बात करें तो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइज़ेशन है जो कि रेगुलेट और फैसिलिटेट करती है इंटरनेशनल ट्रेड बिटवीन नेशन। इसको माराकास एग्रीमेंट के तहत 1994 में जो एग्रीमेंट हुआ था, उसके तहत इसको अप बनाया गया था। ये हम देखें कि 1948 से जो चला आ रहा था जीएटीटी, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, उसको ये रिप्लेस करके वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप किया गया था। ये जो है सो ट्रेड इन गुड्स, सर्विस एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड डील करती है। ये 2 देश में कहीं पे भी डिस्प्यूट होता है तो उसको भी नेगोशिएट करती है, और टैरिफ, कोटास एंड अदर रिस्ट्रिक्शन को ये हटाती है। तो ये ट्रेड से रिलेटेड मामले को देखती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका टोटल मेंबर है 164, हेडक्वार्टर है जिनीवा, स्विट्ज़रलैंड में। और ये सारे ही मेंबर हैं, वो उनके पास वीटो पावर वो एन्जॉय करते हैं। मतलब कोई भी अगर प्रपोज़ल आती है और एक भी मेंबर अगर उसको डिनाई कर देता है उस प्रपोज़ल को, या यस वोट नहीं करता है, तो उसके बाद वो प्रपोज़ल लैप्स कर जाती है। मतलब सारे लोगों की हाँ होनी चाहिए प्रपोज़ल पास करने के लिए। तो ये है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो इमरजेंसी से रिलेटेड है, फाइनेंशियल इमरजेंसी। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट विथ रिगार्ड टू द कॉन्सिक्वेंसेस टू द प्रोक्लेमेशन ऑफ अ फाइनेंशियल इमरजेंसी? पहला है सेंटर एक्वायर फुल कंट्रोल ओवर द स्टेट इन फाइनेंशियल मैटर। सेकंड है प्रेसिडेंट में रिजर्व ऑल मनी बिल और अदर फाइनेंशियल बिल फॉर कंसिडरेशन आफ्टर दे आर पास्ड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। थर्ड है प्रेसिडेंट में इशू डायरेक्शन फॉर द रिडक्शन ऑफ सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो बताना है इन तीनों में से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। एनी वन, एनी टू, ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। यहाँ पे सी, ऑल ऑफ द अबव, ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है। अगर हम इमरजेंसी की बात करें तो ये आर्टिकल 352 से लेकर के 360 में मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और किस पार्ट में है? पार्ट 18। तो ये पार्ट 18 में मेंशन है। तो 3 इमरजेंसी मेंशन है। पहला है नेशनल इमरजेंसी, दूसरा है प्रेसिडेंट रूल, उसके बाद है थर्ड वन है फाइनेंशियल इमरजेंसी। अगर नेशनल इमरजेंसी की बात करें तो इसका जो है इसे आर्टिकल 352 डील करती है, और ये कब लगती है, डिक्लेयर किया जाता है जब सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, जब इंडिया का सिक्योरिटी पे थ्रेट हो रिलेटेड टू वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। तो ये जो आर्म्ड रिबेलियन शब्द है, इसको जोड़ा गया था 44th अमेंडमेंट एक्ट के तहत। अगर वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन होता है, तो उसको एक्सटर्नल इमरजेंसी बोलते हैं, नेशनल इमरजेंसी में ही। वहीं अगर आर्म्ड रिबेलियन से रिलेटेड अगर इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है, इम्पोज की जाती है, तो उसको इंटरनल इमरजेंसी बोला जाता है। तो आर्म्ड रिबेलियन याद रखिएगा, ये 44th अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़ा गया था। इससे रिलेटेड एक और फैक्ट है, मिनर्वा मिल केस। मिनर्वा मिल केस 1980 में सुप्रीम कोर्ट बोली थी कि जो नेशनल इमरजेंसी जो लगाया जाएगी, उसको चैलेंज किया जा सकता है, जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है कि किस बेसिस पे नेशनल इमरजेंसी लगाया जा रहा है। तो ये मिनर्वा मिल केस में ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना था। तो ये है नेशनल इमरजेंसी। वहीं अगर प्रेसिडेंट रूल की बात करें तो प्रेसिडेंट रूल 2 आर्टिकल, एक है आर्टिकल 356 के तहत भी इम्पोज किया जाता है, वहीं आर्टिकल 365 के तहत भी इम्पोज किया जाता है। तो ये पार्ट 18 में आती हैं, और ये आउट ऑफ द पार्ट 18 है 365। अगर हम 356 की बात करें तो ये प्रेसिडेंट को अगर लगता है कि जो गवर्नमेंट मशीनरीज है स्टेट में, वो अब फंक्शन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं कर रही है, प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वहाँ पे नेशनल इमरजेंसी इम्पोज किया जाता है, वो आर्टिकल 356 के तहत होता है। वहीं अगर हम आर्टिकल 365 की बात करें, अगर कोई भी सेंटर को
सेंटर जब ऑर्डर देती है या डायरेक्शन प्रोवाइड करती है स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट मशीनरीज़ को, और उस डायरेक्शन को फॉलो नहीं करती है स्टेट, वो फेल कर जाती है कंप्लाई विथ और टू गिव एन इफेक्ट टू एनी डायरेक्शन फ्रॉम द सेंटर, तो उस कंडीशन में आर्टिकल 365 को यूज़ करते हुए प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट रूल इम्पोज़ करते हैं उस स्टेट में। अगर हम पार्लियामेंट से अप्रूवल की बात करें तो नेशनल इमरजेंसी जिस दिन इम्पोज होती है उसके 1 मंथ के अंदर दोनों सदन से बिल पारित होना चाहिए रिलेटेड टू नेशनल इमरजेंसी। और अगर लोकसभा उस वक्त सेशन में ना हो, लोकसभा चुनाव डिजॉल्व हो गया हो और इलेक्शन में हो, तो उस कंडीशन में जब भी नया लोकसभा का फॉर्मेशन हो उसके फॉर्मेशन के 1 मंथ के अंदर लोकसभा में पारित होना चाहिए, लेकिन राज्यसभा में एक ही महीने में पारित होना चाहिए क्योंकि राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होता है। तो और वही प्रेसिडेंट रूल में बात करें तो इसमें 2 मंथ का टाइम दिया जाता है। अगर प्रेसिडेंट रूल किसी राज्य में इम्पोज़ किए जाते हैं तो 2 मंथ के अंदर पार्लियामेंट से बिल पारित होना चाहिए। अगर हम फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करें तो ये रिलेटेड टू फाइनेंस इसको इम्पोज़ किया जाता है। तो और इसमें पार्लियामेंट्री अप्रूवल जो है सो 2 महीने का दिया जाता है। अगर इसका इफ़ेक्ट में देखें क्या पावर होती है, तो इसका जब फाइनेंशियल इमरजेंसी इम्पोज़ किया जाता है, तो कोई भी स्टेट का फाइनेंशियल मैटर जो है, सो स्टेट यूनियन के पास चला जाता है। वहीं अगर हम देखें तो सैलरीज़ जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉयी का, उनमें भी कटौती की जा सकती है, अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी इम्पोज़ किया जाता है तो। कोई भी स्टेट अगर फाइनेंशियल बिल या मनी बिल बिल अपने असेंबलीज़ में पास कर चुकी है, उसके बाद भी उस बिल को स्टे किया जा सकता है, कंसीडर किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। और जो सबसे लास्ट है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस हैं, उनका सैलरी को भी कम करने का पावर ऑर्डर पास कर सकती है प्रेसिडेंट। तो ये फाइनेंशियल इमरजेंसी का इफ़ेक्ट है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का जो क्वेश्चन नंबर 4 है, वो अभी जो फेस्टिवल है ट्रेडिशनल न्यू ईयर फेस्टिवल, तो किन राज्य में मनाए जाते हैं उनसे रिलेटेड है। तो कंसीडर द फ्लोइंग पेयर रिगार्डिंग ट्रेडिशनल न्यू ईयर फेस्टिवल एंड सेलिब्रेटेड बाय कम्युनिटीज और स्टेट। तो फेस्टिवल है गुड़ी पाड़वा महाराष्ट्र, उगाड़ी कर्नाटक, नवरेह केरला एंड साजिबू चैरोवा ये नागालैंड। तो बताना है इन चारों पेयर में कौन कौन पेयर सही है, एनी वन, एनी टू, एनी थ्री या ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, एनी टू, क्योंकि फर्स्ट दोनों स्टेटमेंट, दोनों जो पेयर हैं सही हैं। गुड़ी पाड़वा महाराष्ट्र में मनाया जाता है, वहीं उगाड़ी कर्नाटक में मनाया जाता है। वहीं अगर थर्ड देखें नौरेह, तो ये केरला में सेलिब्रेट नहीं किया जाता है, ये जम्मू कश्मीर में किया जाता है। और वहीं साजिबू चैरोवा, तो ये मणिपुर में सेलिब्रेट किया जाता है, ना कि नागालैंड में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का जो क्वेश्चन नंबर 5 है, विथ रेफरेंस टू द भारत नेट एनसीएपी कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। पहला है, इट इज इंडियाज इंडिपेंडेंट सेफ्टी परफॉर्मेंस इवोल्यूशन प्रोटोकॉल फॉर ऑटोमोबाइल्स। सेकेंड स्टेटमेंट है, इट इज डिजाइन टू एडवांस रोड सेफ्टी एंड व्हीकल सेफ्टी स्टैंडर्ड। थर्ड है, मारुति सुजुकी बिकेम द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ द सेफ्टी रेटिंग फॉर अडल्ट एंड चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन एज पर भारत एनसीएपी। तो बताना है तीनों स्टेटमेंट में से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है, एनी वन, एनी टू, ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। यहाँ पे बी, एनी टू, क्योंकि थर्ड स्टेटमेंट गलत है, ये मारुति सुजुकी नहीं थी। पिछले साल सबसे पहला जो है से टाटा मोटर के एसयूवी सफारी एंड टाटा मोटर्स का ही एक और व्हीकल है हैरियर, तो ये दोनों इसको अपनाए थे भारत ने कैप। अगर हम मारुति सुजुकी अभी जो है से अभी अप्लाई की है फॉर भारत एनसीएपी सेफ्टी रेटिंग फॉर सम व्हीकल्स। ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट के द्वारा रिलीज जो है सो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है टू इंट्रोड्यूस भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। तो इसमें क्या है कि जो भी व्हीकल है, कार हैं, पैसेंजर व्हीकल हैं, उनको सेफ्टी से रिलेटेड उनका टेस्ट किया जाता है। रिगरस क्रैश टेस्टिंग प्रोसीजर इसको में फॉलो किया जाता है, जिसमें उस व्हीकल को टेस्ट किया जाता है कि अगर
उस व्हीकल का कोई भी एक्सीडेंट होती है तो उस कंडीशन में जो व्हीकल के अंदर जो लोग बैठे होंगे वो कितना सेफ है। तो उसी के आधार पे इसको रेटिंग भी दिया जाता है फ्रॉम 1 टू 5 स्टार। सेफ्टी से रिलेटेड इससे टेस्ट किया जाता है इन भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के द्वारा चलाई जाती है। अगर आपको ध्यान हो कि हर साल इंडिया में लगभग 5 लाख के आसपास एक्सीडेंट होती है, जिसमें 1.5 लाख 1.5 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो इसको कम किया जा सके उसके लिए ये जो सेफ्टी प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया जाता गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी क्या है कि जो उराल रिवर है रसिया का, वहाँ पे अचानक मेल्टिंग ऑफ आइस से बाढ़ आ गई है। तो बताना है कि उराल रिवर ओरिजिनेट तो करती है उराल माउंटेन से, लेकिन ड्रेन कहाँ करती है? ब्लैक सी, कैस्पियन सी, एरल सी या मेडिटेरेनियन सी? यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, कैस्पियन सी। अभी उराल जो रिवर है, जो कि उराल माउंटेन से ओरिजिनेट करती है रसिया का, ये और ये रसिया और कजाकिस्तान के बॉर्डर से होते हुए कैस्पियन सी में मर्ज कर जाती है। तो यहाँ पे अचानक मेल्टिंग ऑफ आइस से बहुत ज़्यादा पानी में इंक्रीज हो गया है, वाटर लेवल बढ़ गया है। तो कईयक लोग, लगभग 10,000 से ज़्यादा घरों को ये तबाह कर माने इसके जद में आ गए हैं और वहाँ पे बाढ़ के हालात है। तो उसी से ये न्यूज़ में था। तो उराल रिवर याद रखिएगा कि उराल माउंटेन से ओरिजिनेट करती है और ड्रेन करती है कैस्पियन सी में। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू एंड गुड डे टू ऑल।